बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल क्रैक पीपीएससी विद उन्जा। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोगों ने सीआरपीसी का ऑफ समरी ट्रायल्स यानी कि चैप्टर नंबर 22 करना है। इससे पहले हम लोग ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट जो कि चैप्टर 20 था वो ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 241 से लेकर और सेक्शन नंबर 249A तक। वो हमारा था ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। हमारे पास 3 ट्रायल हैं, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है और दूसरा है समरी ट्रायल और तीसरा है कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट का ट्रायल। आज हमारा सेकंड ट्रायल है, ठीक है। पिछले ट्रायल जो मजिस्ट्रेट है उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा तो उसको देख लें, ठीक है जी। और चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो समरी ट्रायल, सबसे पहले तो हमें इसके नाम का मतलब पता होना चाहिए ना कि समरी ट्रायल का क्या मतलब होता है। बेसिकली समरी ट्रायल वो ट्रायल होता है जिसमें आपने समरली का मतलब होता है मतलब क्विकली, जल्दी और प्रिसाइसली डिसीजन लेना होता है, फैसला करना होता है। देखें कुछ केसेस ऐसे होते हैं ना जो पेटी ऑफेंसेस, पेटी नेचर के होते हैं, ठीक है, उसमें आपका समरी ट्रायल चलता है। जैसे कि चोरी का केस हो गया, ठीक है, ये इसमें समरी ट्रायल चलेगा ना, मतलब छोटा सा ट्रायल होगा। और इसमें एक और बात याद रखनी की होती है कि जो आपका डिसीजन होता है ना वो एट वंस ले लिया जाता है कोर्ट में, ठीक है। उसकी लंबी लंबी हेयरिंग्स नहीं होती कि 3-3 महीने के बाद की पेशी मिल रही हो, आपको डेट मिल रही हो पेशी की, ठीक है। तो स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर कोई भी नो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, कोई इसके ऊपर इसमें चार्ज नहीं लगता, ठीक है। नो प्रोवाइडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ठीक है। इसमें एविडेंस भी इतने डिटेल में रिकॉर्ड नहीं होते, रादर इसमें क्या होता है स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट जो समरी ट्रायल होती हैं उनकी जो होती है वो 3 महीने की होती है, यानी कि आपने 6 महीने से कम की सज़ा वाले जो केसेस होते हैं ना वो सारे आप समझ लें कि वो किसके होते हैं, वो समरी ट्रायल के होते हैं, ठीक है। और इनको डिस्पोज ऑफ एट वंस कर देते हैं, सुना और फ़ौरन से इसका फिर फैसला कर दिया। तो इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं वो बोलते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि वो ऑफेंसेस हैं पेटी नेचर के, ऑफेंसेस ऑफ पेटी नेचर, या पेटी ऑफेंसेस भी जिनको कहते हैं हम, ठीक है। अब और सेक्शन 260 से स्टार्ट होता है। मैंने 260 से, सॉरी मैं बताना भूल गई, समरी ट्रायल हमारे पास 260 से स्टार्ट होता है और ये हमारे पास 265 तक जाता है, ठीक है। बस ये इसके 60 से 65 6 सेक्शंस आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 260, पावर टू ट्राई समरली के कौन से मतलब हमारे पास ट्रायल हैं जो समरी ट्रायल जिनका चलेगा, ठीक है। यहाँ पे वो बता रहा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड, ए को उसने ओमिट कर दिया है। बी से स्टार्ट करते हैं। बी में उसने क्या कहा, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, याद रखना मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जिसको एम्पावर किया गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, वो, या फिर एनी बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट्स का बेंच, ठीक है, यानी कि वो एक से ज़्यादा आ जाएंगे उसके अंदर, जिनके पास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर है और इनको भी एम्पावर किसने किया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। ये क्या कर सकते हैं, ये जो पेटी केसेस के नेचर है ना, पेटी केसेस के जो ऑफेंसेस है ना, ये उनको सुनते होते हैं। वो कह रहे हैं मे इफ़ ही, या तो अगर एक मजिस्ट्रेट है वो, अगर काफ़ी सारा बेंच है, काफ़ी सारे मजिस्ट्रेट हैं, वो अगर उन्हें सही लगता है फिट, इफ़ ही और दे थिंक फिट, ट्राई इन अ समरी वे ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस, ठीक है। ये जो नीचे ऑफेंसेस है ना, ये इनको फिर इनकी वो सुनवाई करते हैं। क्या क्या मैं बता देती हूँ कि समरी ट्रायल में कौन कौन से ट्रायल्स इंक्लूड हैं। सबसे पहले उसमें बताया था कि ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ, ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 मंथ्स, ठीक है। बस यहाँ पे ये बात याद रखने की है, जिन भी जुराइम की सज़ा 6 महीने से कम की होती है वो जुराइम सारे किसके अंदर आते हैं, समरी ट्रायल के अंदर आते हैं। पहली बात हो गई, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता हो कि ये हम नंबरिंग पढ़ रहे हैं कि समरी ट्रायल में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहली बात ये हो गई कि जिनकी सज़ा क्या होगी 6 माह से कम, वो हमारे समरी ट्रायल के अंदर आते हैं और उनको कौन सुनता है, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एम्पावर किया होता है। क्लियर। सेकंड, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द, ये सेकंड है हमारे पास, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द वेट्स एंड मेजर्स अंडर सेक्शन 264, 65, 260 पाकिस्तान पिनल कोड, वो ऑफेंसेस जो पीपीसी के 265, 66, 64 से डील कर रहे हैं वो भी हमारे पास हैं, पेटी केसेस हैं, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे हमारे पास हैं ऑफेंसेस हर्ड अंडर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 337A ऑफ कोड पाकिस्तान पिनल, अब यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं है, ऑफ द सेम कोड, पाकिस्तान पिनल कोड के जो सेक्शन 337A की क्लॉज 1 है उसके अंदर जो आ रहे हैं वो भी हमारे पास क्या हैं जी, पेटी ऑफेंस कहलाते हैं। सेक्शन डी में कहता है थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, 380 और 381 ऑफ द सेम कोड वेयर द वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज़, यानी कि
पाकिस्तान पिनल कोड के कौन कौन से सेक्शन उसने बताए हैं? 379, 80 और 81। ये तीनों किससे डील करते हैं? अच्छा, ये चोरी से डील करते हैं। और ये छोटी चोरी, ऐसी चोरी जिसमें आपने कुछ ऐसा चुराया हो जो 10,000 से कम का हो, जिसकी मालियत क्या हो? 10,000 से कम की है, ठीक है, वो लेस देन 10,000 के हैं, तो वो भी हमारे पास किसके अंदर आते हैं? समरी ट्रायल के अंदर ही आते हैं। कौन से सेक्शन है? 379, 80 और 81। उसके बाद उसने कहा है समरी ट्रायल में कौन से आते हैं जी? डिसऑनेस्ट मिस्ड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो सेक्शन 403 के तहत हुई हो। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली, ठीक है, और उसकी भी, उस प्रॉपर्टी की जो डिसऑनेस्टली आपने डिस्ट्रीब्यूट आपस में किया, उसकी जो मालियत है वो भी 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखें ना, अगर 10,000 से ज़्यादा चीज़ की वैल्यू बढ़ गई, समझ लें वो केस थोड़ा मतलब बड़े नेचर का चला गया, फिर वो पेटी नेचर में तो नहीं ना आएगा, इसलिए वो समरी ट्रायल में फिर नहीं आएगा। उसके बाद उसके अलावा उसने क्या कहा है? रिसीविंग, या तो आप ले रहे हैं, और रिटेनिंग, या आप रख रहे हैं किस चीज़ को? स्टोलन प्रॉपर्टी को। कौन सी स्टोलन प्रॉपर्टी? जो सेक्शन 411 के तहत आपके पास आई है, ठीक है, और उस स्टोलन प्रॉपर्टी की भी वैल्यू 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 10,000 का फिगर याद रख लें कि अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है, 10,000 से कम की चोरी कर रहा है, उसका ट्रायल कौन करेगा? मैजिस्ट्रेट करेगा, समरी ट्रायल होगा, या कोर्ट ऑफ सेशन करेगा? आपको एमसीक्यू आना चाहिए। अगर आपने पढ़ा होगा, आप कहेंगे कि जनाब 10,000 से कम की है, अच्छा भाई इसका समरी ट्रायल होगा। ऐसा ऑफेंस जिसमें सज़ा 6 महीने से कम की होती है, कौन से ट्रायल में जाता है? वो समरी ट्रायल के अंदर जाता है। ऐसा ऑफेंस जिसमें सज़ा 6 महीने से ज़्यादा की हो जाएगी, उसका भी ट्रायल कौन करता है? ज़ाहिरा उसका जो ट्रायल है या तो फिर मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, या उसका ट्रायल जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगा। एटलीस्ट उसका ट्रायल समरी ट्रायल में तो नहीं ना जा सकता। तो हमने थोड़ा सा समझ के पढ़ना चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा जी के अंदर कि असिस्टिंग का मतलब होता है मदद करना। किस चीज़ में? कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना, कि छुपाने में मदद करना, या डिस्पोज ऑफ गायब करने में या ख़त्म करने में मदद करना। किस चीज़ को? स्टोलन प्रॉपर्टी को, अंडर सेक्शन 414। सेक्शन 414 के तहत किसी की आपने मदद की किसी चीज़ को चुराने में, ठीक है, या उसको छुपाने में, या उसको डिस्पोज ऑफ करने में, तो वो भी पेटी ऑफेंस है और आपके खिलाफ केस होगा। लेकिन वो किस नेचर का होगा? पेटी नेचर का होगा। लेकिन वो जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी उसकी कीमत क्या नहीं होनी चाहिए? 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगेन सेम बात। एच में वो कहता है अगर कोई मिसचीफ हो गया है, सेक्शन 247 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, तो भी वो किसके अंदर आता है? वो मिसचीफ, वो छोटी मोटी चोरी या जेब कुतरना जिसको बोलते हैं, ये सारा मिसचीफ हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो ये सारा पेटी केसेस में आता है। उसके अलावा हाउस ट्रेसपास अंडर सेक्शन 448 उस और एंड बता दिया उसने। ऑफेंस अंडर सेक्शन 51, 451, 53, 54, 56, 57 जो है पाकिस्तान पिनल कोड के, ये वाले जो ऑफेंसेज हैं ये भी किसके अंदर आते हैं जी? 51 से 57 तक। ये मिसचीफ हो या ट्रेस पासर्स हों, ये सारे के सारे हमारे पास इसमें आते हैं, पेटी केसेस में आते हैं। इंसल्ट विद इन्वेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ द पीस, किसी की आप जानबूझ के इंसल्ट कर रहे हो, उकसा रहे हो उसको, ठीक है, कि किस लिए? आप चाह रहे हो कि जो मतलब सोसाइटी में पीस बना हुआ है ना, ये उसको ब्रीच करे। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 504 के तहत। एंड क्रिमिनल इंटीमिडेशन अंडर सेक्शन 506 के तहत, ठीक है, कि वो जुर्म करने पे मजबूर हो, तो इन दोनों सूरतों में ये पेटी ऑफेंस होता है। ऑफेंस ऑफ पर्सोनेशन, पर्सोनेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी चीज़ का रूप धारने को बोलते हैं, किसी इंसान का। तो आपने रूप धार लिया एट एन इलेक्शन, यानी किसी शख्स की जगह पे आप उसका इलेक्शन वोट कास्ट करने चले गए हैं, ठीक है, अंडर सेक्शन 171F, तभी आपने पेटी ऑफेंस किया। अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंसेस, कोई भी ऑफेंस हो रहा था उसकी आपने ऊपर जितने भी ऑफेंसेस मेंशन है इसमें इनको आपने अबेट किया है, इनमें से किसी को भी, ठीक है, तो भी आपने पेटी ऑफेंस किया। उसके अलावा उसने कहा है एन अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंसेस, ठीक है, ऊपर तो था ना आपने अबेट किया, जब आपने किसी को मददगार और सहूलतकार साबित हुए। यहाँ पे वो आप कह रहा है कि अगर आपने कोशिश किया ऊपर वाले किसी भी ऑफेंस में से कोई भी ऑफेंस करने की, तो आपने पेटी ऑफेंस किया है। और लास्ट में एम बता रहा है ऑफेंस अंडर सेक्शन 20 और किसका? कैटल ट्रेसपास एक्ट 1878 का, तो ये भी ऑफेंस पेटी ऑफेंस है। अच्छा, सारे याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मेजर बातें आपको बस ये पता होना चाहिए। पेटी ऑफेंस का हमें सज़ा पता होनी चाहिए, ठीक है, और अगर पैसे की वैल्यू देखें स्टोलन प्रॉपर्टी की, वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए, ठीक है, वो पेटी ऑफेंस कहलाएगा। और इसे सुनता कौन है? मैजिस्ट्रेट सुनता है फर्स्ट क्लास का, या बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट भी सुन सकता है। और इनको इम्पावर किसने किया होता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया होता है। क्लियर है? ये सारे 260 के तहत उसने आपको बता दिए कि पेटी ऑफेंसेस कौन कौन से हैं, ठीक है जी। अब 260B में वो क्या कह रहा है, यानी कि सबसेक्शन 2 में वो क्या कह रहा है? 260 के सबसेक्शन B में उसने कहा
अगर व्हेन इन द कोर्स ऑफ अ समरी ट्रायल हो रहा था, और समरी ट्रायल कौन कर रहा था? जाहिर है मजिस्ट्रेट या बेंच कर रहा था, और उस ट्रायल के दौरान डेट द केस इज वन, उनको ये एहसास हुआ, इट अपेयर्स, उनको ये लगा, मैजिस्ट्रेट को या बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट को, कि ये जो केस है, डेट द केस इज द वन विच इज ऑफ अ करेक्टर विच रेंडर्स इट अनडिजायरेबल डेट इट शुड बी ट्राइड समरली, यानी कि केस जो है थोड़ा सा सख्त नौयत का है, सुवैरिटी है इसके अंदर, इसको समरी ट्रायल में नहीं आना चाहिए। तो मैजिस्ट्रेट के पास उसने का ये इख्तियार है कि केस के किसी भी स्टेज पे वो उस कार्रवाई को रोक सकता है, वो उस ऑफेंस को समरी ट्रायल से एक्सक्लूड कर सकता है। जब भी केस के दौरान में अगर मैजिस्ट्रेट को लगे कि नहीं, ये देखने में लग रहा था कि हाँ ये हल्का फुल्का सा केस है, नहीं इसकी सुवैरिटी ज़्यादा है, ये समरी ट्रायल में ट्राई नहीं होना चाहिए, इसको मैजिस्ट्रेट के पास पिछले वाले सेक्शन में 241 से लेकर 249 के तक जाना चाहिए, या आगे कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर उसको उधर जाना चाहिए हाई कोर्ट में। तो फिर वो कह रहे हैं ये किसके पास है? मैजिस्ट्रेट को या बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट को अगर केस के दौरान में कहीं लगता है तो वो उसको वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। सही हो गया? अब हमारे पास आ जाता है सेक्शन 261 हमें कहता है पावर टू इन्वेस्ट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद द लेस्ट पावर्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो इस सेक्शन के अंदर कह रहा है कि जो हमारे पास ये जो मैजिस्ट्रेट एक है या बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट है, वो उनको पावर दे सकती है कि वो ट्राई करें, टू ट्राई, ये जो मैं ट्रायल वाला ट्राई की बात करी हूँ, मैं कोशिश वाले ट्राई की बात नहीं करी, कि कुछ स्पेसिफिक माइनर जो ऑफेंसेस हैं ना, ठीक है, जो हाई कोर्ट ने उनको रिकमेंडेशन दी है उसकी बेस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह सकती है इन बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट को कुछ माइनर ऑफेंसेस हैं, इनको भी आप ही ट्राई करें। यानी कि कौन कौन से माइनर ऑफेंसेस को इस बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट ने ट्रायल करना है, ये हमें कौन बताती है? बस आप याद रखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बताती है, ठीक है। और ये कौन से बेंचेस हैं उसने कहा, मैजिस्ट्रेट में पढ़ भी देती हूँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, एमसीक्यू याद रखना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसकी रिकमेंडेशन पर? हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पर। कैन कन्फर एनी बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट, जिसकी सेकंड और थर्ड क्लास की पावर है, ठीक है, कि वो जो नीचे वाले केसेस हैं इनमें से किसी के भी वो ट्रायल कर सकता है। नीचे वाले कौन कौन से केसेस हैं? ये बहुत छोटे छोटे नेचर के केसेस हैं, जो हमने 260 में मेंशन किए ना केसेस, जो उससे भी छोटी नेचर के केसेस हैं। इसलिए यहाँ पे जो सुनाएगा ना वो कौन होगा? मैजिस्ट्रेट या तो सेकंड क्लास का होगा या थर्ड क्लास का होगा, ठीक है। मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का था उसने कौन से केसेस को सुनना है? जो मैंने भी आपको 260 में बताए हैं, ठीक है, कोई स्टोलन प्रॉपर्टी हो गई, और मैंने जितने भी आपको एम तक डिस्कस किए हैं। लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि मैजिस्ट्रेट 261 के अंदर मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का, ये वाले जो ऑफेंसेस है ना, ये म्यूनसिपल एक्ट हो गया, ये देखें छोटे मोटे, इनको वो सुनता है मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का, ठीक है। इनको इतने कोई ज़रूरी नहीं है ना, इनके सेक्शन आपको याद रखने की ज़रूरत है और परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। आता है जी सेक्शन नंबर 262, जो कि कह रहा है कि ये मैं पढ़ देती हूँ। सेक्शन नंबर 262 जो कि कह रहा है कि प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 22 एप्लीकेबल इन द ट्रायल अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जब ट्रायल हो रहा होगा, द प्रोसीजर जो चैप्टर 20 में बताया गया था ना, चैप्टर 20 में हमने क्या पढ़ा था, जो मैजिस्ट्रेट ने ट्रायल किया था, राइट, वो कह रहा है वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, माँ सिवाय एक्सेप्शन क्या डाल दी, हेयर इन आफ्टर मेंशन, जो नीचे ये मेंशन किया है ना, इसके अलावा बाकी सारा वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। क्या मेंशन किया नीचे मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि जब उसको कन्विक्शन करेंगे ना आप, हमने पढ़ा है मैजिस्ट्रेट वाले में, हमने कन्विक्ट किस में किया था? 243 में किया था, याद है आप लोगों को? उसमें हमने एक शख्स को अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया था। वो कह रहे हैं कि जब उसे कन्विक्ट किया जाएगा उसको सज़ा आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 माह की दे सकते हैं समरी ट्रायल के अंदर, इससे ज़्यादा की नहीं दे सकते। इससे ज़्यादा की अगर आपने देनी है, मतलब 6 महीने से ज़्यादा की देनी है, तो आप वहाँ पे वो वाला ट्रायल चलेगा 241 से 249A का, ठीक है। तो अब हमें ये बात पता चल गई, प्रोसीजर वही चलेगा जो चैप्टर 20 का था, माँ सिवाय सज़ा की जो नौयत है, कन्विक्ट जो से किया जाएगा वो सिर्फ 3 महीने के लिए किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे उसने कहा कि नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ अ टर्म एक्सीडिंग 3 मंथ्स शैल बी पास्ड। आपके अंदर आपको ये इख्तियार नहीं गया, आपकी जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं समरी ट्रायल में कि आप 3 महीने से ज़्यादा की इम्प्रिजमेंट दे सकें, सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सेक्शन नंबर 263 रिकॉर्ड इन द केसेस वे देयर इज नो अपील। अगर कहीं पे अपील नहीं है तो उन केस रिकॉर्ड इन केसेस क्या बनेगा, ठीक है। अगर नॉन अपीलेबल है तो फिर रिकॉर्ड इन द केसेस वेयर देयर इज नो अपील, यानी कि वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मैं आपको समरी बताती हूँ कि जिन केसेस की अपील लाए नहीं करती, ठीक है, तो फिर मैं या तो मैजिस्ट्रेट या फिर जो मैजिस्ट्रेट का बेंच था, ठीक है, वो ना तो फिर उनको मतलब एविडेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है,
एक चीज़, ठीक है ना। उन्हें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर है देखो ना, पेटी नेचर का एक केस चल रहे हैं समरी ट्रायल के अंदर। ना वो इसके अंदर एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे, ना इसके अंदर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इसमें अपील वाला तो कोई सीन है ही नहीं ना, छोटा सा केस है। फ़र्ज़ करें आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी 3 महीने की सज़ा हो जाएगी, बस उसके बाद आपने छूट जाना है। तो फिर रिकॉर्ड इन द केसेस व्हेन देयर इज़ नो अपील। अब वो बता रहे कि जहाँ अपील नहीं है वहाँ पे केसेस को कैसे रिकॉर्ड करना है, मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। इन केसेस वेयर नो अपील लाइज, ये टाइज नहीं है, लाइज है। जहाँ कोई अपील लाई नहीं करती, द मजिस्ट्रेट या फिर बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट नीड नोट, तो उन्हें भी ज़रूरत नहीं है कि आप एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए बैठें या गवाहान को पेश करें, ठीक है, और या उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करें, जो हमने पिछले वाले अपने लेक्चर में पढ़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं करना, बल्कि आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक फॉर्म देगी, ठीक है। आपने उस फॉर्म के ये जो नीचे पर्टिकुलर्स दिए गए ना, उस फॉर्म के इन पर्टिकुलर्स को फिल कर देना है, बस। मजिस्ट्रेट से ये बात की गई है। ना आप एविडेंस को रिकॉर्ड करो और ना ही आप क्या करो, गवाहान को बुला के उनसे उनकी वो लो, ठीक है। बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो आपको फॉर्म दिया, इनके पर्टिकुलर्स को आप फिल कर दो। क्या क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, उसने कहा सीरियल नंबर लिखो, डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, कमीशन बोलते हैं जिस दिन पे वो ऑफेंस हुआ हो, अकर हुआ हो, ठीक है। डेट ऑफ द रिपोर्ट और कंप्लेंट, द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, जिसने भी किया कंप्लेंट, द नेम, पेरेंट एज एंड रेजिडेंस ऑफ एक्यूज की तो तमाम मालूमात, उसके अब्बा अम्मा की, ठीक है, जो भी उसके पेरेंट्स हैं उनकी, जहाँ पे वो रहता है उसकी। द ऑफेंस कंप्लेन ऑफ एंड द ऑफेंस इफ एनी प्रूव्ड इन केसेस कमिंग अंडर क्लॉज डी, ई, एफ और क्लॉज जी और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 260, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। ठीक है जी, आप सेक्शन 260 के सबसेक्शन ए की जो क्लॉजेज है, इनके तहत देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी है, हो सकता है प्रॉपर्टी का केस हो, उसकी वैल्यू कितनी है। और वैल्यू उसकी मैंने आपको बताया कितनी होनी चाहिए, 10,000 से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर 10,000 ज़्यादा की होगी तो वो समरी ट्रायल होगा ही नहीं, फिर सही है। उसकी वैल्यू 10,000 से कम होगी, बात याद रखिएगा। द प्ली का मतलब होता है मौकफ लेना। द प्ली ऑफ एक्यूज के जो आपने एक्यूज लिया उसका आप मौकफ लो, कि वो क्या कहता है, ठीक है। फर्दर जो मायद नहीं करना, आप उसका मौकफ लो, ठीक है। उसके अलावा द फाइंडिंग एंड इन केस ऑफ कन्विक्शन अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजन। अगर आपने उसको कन्विक्ट कर दिया है 3 महीने के, आप उसको ज़्यादा 3 महीने की सजा दे सकते हैं ना मैजिस्ट्रेट। तो आपने अगर उसने फ़र्ज़ करें आपने उसको 1 महीने के लिए आपने उसे कन्विक्ट कर दिया, तो आप यहाँ पे उसकी हमें ब्रीफ स्टेटमेंट दोगे, आपने किस ग्राउंड पे इसको कन्विक्ट किया, ठीक है। उसके अलावा आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या बताओगे इस फॉर्म के अंदर, द सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर, कि आपका फाइनल ऑर्डर क्या है, ये फाइनल ऑर्डर वो दे सकता है, ठीक है। द डेट ऑन विच द प्रोसीडिंग टर्मिनेट, प्रोसीडिंग कब टर्मिनेट हुई है, ख़त्म हुई है, वो भी आप डेट उस फॉर्म के अंदर मेंशन करोगे। ये हमें सेक्शन 263 बता रहा है। क्या बता रहा था कि ऐसे केसेस जिनमें अपील नहीं होती, मतलब छोटे केसेस जो होते हैं, उनके अंदर मजिस्ट्रेट ने क्या करना होता है, ना वो विटनेस को रिकॉर्ड करता है, ना वो एविडेंस को रिकॉर्ड करता है, बल्कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया जो फॉर्म है उसके इन पर्टिकुलर्स को फिल कर देता है। ठीक हो गया। अब है अगर तो केस अपीलेबल हो, 263 में तो ये था ना अपीलेबल नहीं है, तो ये सब रिकॉर्ड कर दिया। अब 264 कह रहा है रिकॉर्ड इन अपीलेबल केसेस। अगर कोई ऐसा केस था जो अपीलेबल था, फिर क्या होगा, वो कह रहा है इन एवरी केस ट्राइड समरली बाय मैजिस्ट्रेट। समरी ट्रायल के अंदर जो मैजिस्ट्रेट ट्राई कर रहा है या बेंच है उसका जो वो ट्राई कर रहा है, इन विच एन अपील टाइप मैजिस्ट्रेट या बेंच शैल रिकॉर्ड द, वो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले वो सब्सटेंस ऑफ एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सब्सटेंस ऑफ एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके अलावा क्या किया जाएगा, एंड ऑल्सो द पर्टिकुलर, जो अभी ऊपर सेक्शन 263 में इतने सारे पर्टिकुलर्स हमने पढ़े हैं ना, कि मुलजिम के रिहाइश की जगह उसके पेरेंट्स के नेम और ये किस डेट को ऑफेंस हुआ था वगैरह वगैरह, ऊपर वाले सारे वो सारे आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। किस केस में, अगर तो केस अपीलेबल है। दोनों में भी डिफरेंस क्या है 263 264 में, ये इतना सा डिफरेंस है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये जो आपने कहा ना सब्सटेंस ऑफ एविडेंस, ये हमारे पास 263 में नहीं है, ज़रूरत ही नहीं थी एविडेंस को रिकॉर्ड करने की, जबकि 264 में आप सब्सटेंस ऑफ एविडेंस को रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि केस अपीलेबल है, दैट्स वाई, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद 265 हमें क्या कहता है, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। जो मैजिस्ट्रेट ने अब रिकॉर्ड रखना है, जजमेंट देनी है अपनी फाइनल, ठीक है। 263 और 264 के तहत उसकी लैंग्वेज क्या होगी, उसने कहा 263 एंड 264 के तहत जो भी मतलब आपने रिकॉर्ड किया उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर लिख लेगा, चाहे वो उसको इंग्लिश में लिखे, चाहे उसे कोर्ट की लैंग्वेज में लिखे, या फिर चाहे वो ऑफिसर की मदर टंग में लिखे। तीनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं जिसमें आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है सबसेक्शन 2 में, बेंच में बी ऑथराइज टू एम्प्लॉय द क्लर्क, कि जो बेंच है वो ऑथराइज है कि वो किसी क्लर्क को अपॉइंट करे, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑथराइज, ठीक है।
प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या किसी क्लर्क को ऑथराइज करेगी किस काम के लिए कि जो 263 और 264 के तहत रिकॉर्ड लिखा गया है ना, और जो जजमेंट रिकॉर्ड की गई है उसको आपने संभाल के रखना है। उसके लिए किसको अपॉइंट किया जा सकता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी क्लर्क को अपॉइंट कर सकती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑथराइज एनी बेंच और मजिस्ट्रेट इम्पावर टू ट्राई द ऑफेंसेस समरली, के क्या करें वो, टू प्रिपेयर द अफोरसेड रिकॉर्ड, जो ऊपर मेंशन हुआ रिकॉर्ड और जजमेंट, उसको वो प्रिपेयर करें बाय मींस ऑफ एन ऑफिसर, एक ऑफिसर को अपॉइंट करके अपने बिहाफ पे, ठीक है, टू विच द कोर्ट टू विच बेंच इज इमीडिएटली सबऑर्डिनेट एंड द रिकॉर्ड और जजमेंट सो प्रिपेयर्ड शैल बी साइन। जब वो रिकॉर्ड प्रिपेयर हो जाएगा उसको बेंच का हर मेंबर क्या करेगा? फिर साइन करेगा। सही है। उसके बाद उसने कहा सबसेक्शन 3 में, इफ नो सच ऑथराइजेशन बी गिवन द रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय अ मेंबर ऑफ बेंच एंड साइंड एज अफोर्ड शैल बी द प्रॉपर रिकॉर्ड। ठीक है, अगर तो मतलब कोई भी शख्स अलग से आपने अपॉइंट नहीं किया तो ये जो हमारे पास बेंच के मेंबर होंगे ना, ठीक है, यही इस रिकॉर्ड को प्रिपेयर करेंगे। सबसेक्शन 4 कहता है कि इफ़ द बेंच डिफर इन ओपिनियन, और अगर ओपिनियन में बेंच डिफर करे कि बेंच का एक मेंबर कहे इस तरह से नहीं इस तरह से है और दूसरा कहे इस तरह से नहीं इस तरह से, मेरा ये जजमेंट है, दूसरे वाला कह रहा है मेरी ये जजमेंट है, तो फिर हम फैसला कैसे करेंगे? उसने कहा है एनी डिसेंटियन मेंबर में राइट अ सेपरेट जजमेंट, यानी कि सेपरेट आपकी जजमेंट लिख दी जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास था समरी ट्रायल। इसमें से सिर्फ हमारे पास दो ही चीज़ें याद रखनी कि मैंने आपको बता दी जो एमसीक्यू इसमें से बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें से कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि पेटी नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।